अच्छा, नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। और ख़ासकर केमिस्ट्री में अब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री के बिल्कुल एकदम अंतिम चरण में धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और शिवेंद्र भाई, हेलो। भारती, नमस्ते जी। 4 महीने। हेलो सत्यम जी। कालरा, नमस्कार। सभी को नमस्ते। चलिए तो कार्यक्रम शुरू किया जाए और कुछ पढ़ा जाए। इतना कीमती वक्त आपने निकाला है पढ़ने के लिए, तो उसको यूं ही क्यों जाया किया जाए, कुछ पढ़ा जाए। तो हम लोगों ने बात की थी कल। हम ये जो हमारा नया ग्रुप था, नाइट्रोजन पढ़ा दिया था क्या कल हम लोगों ने आपको? बताइए एक बार, कल नाइट्रोजन पढ़ा चुके हैं क्या आपको? मैं अच्छा हूँ। नाइट्रोजन पढ़ा दिया था क्या? नया ग्रुप शुरू होना है आज। ठीक है, ठीक है। एड तक हम लोग पढ़े थे और हम नया ग्रुप शुरू करेंगे। ऐड हो गया है। यहाँ से आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए, नया ग्रुप शुरू कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो हैं पी ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो आइए, हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। और पी ब्लॉक में हम पांचवा ग्रुप आज जो पढ़ेंगे, वो जो हमारा आज पांचवा ग्रुप होगा, उसे 15वां वर्ग या पांचवा ग्रुप कहेंगे। और हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गया, समझ गया। समझ गया। यहाँ से आगे चलते हैं। तो आइए, 15th ग्रुप है, 15वां ग्रुप है। और इसमें 5A है। 5A, ये सब आप जानते हैं, ग्रुप क्या है, 5A क्या है, सब अब आपके लिए ये छोटी बातें हो गई हैं। और अब आप इनसे बहुत ऊपर का ज्ञान रखना शुरू करने लगे हो। तो हमने बताया था नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, एंटीमनी, बिंदास, बिस्मत। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है। तो यहां से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। एंटीमनी, बिस्मत। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने के क्रम में हम यहां से पहले नाइट्रोजन को देखेंगे। पहले नाइट्रोजन को देखेंगे। हाँ, कार्बन, आयुष भाई, कार्बन पढ़ाएंगे, पूरा 2 क्लास लगेगी उसको पढ़ाने के लिए। उसकी चिंता आप ना करें। उसकी चिंता आप ना करें। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। कौन सी चीज कहाँ छूटी गई है, उसको कहाँ कराना है, वो मेरी जिम्मेदारी। उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है। आप इन सारी चिंताओं से मुक्त रहें बस। 10-12 क्लास, 8-10 क्लास तक आप बस शांत रहिए। चलिए, तो नाइट्रोजन पर चलते हैं। ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को नाइट्रोजन की वजह से निक्टोजेन कहा जा सकता है। इस ग्रुप को निक्टोजेन वर्ग कहते हैं। तो सवाल बनेगा कि निक्टोजेन ग्रुप कौन सा है। निक्टोजेन ग्रुप कौन सा है, तो आप बताएंगे 15th ग्रुप है या 5A ग्रुप है, जिसे हम लोग निक्टोजेन कह रहे हैं, जिसे हम निक्टोजेन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन पर पढ़ना शुरू करेंगे।
तो पहला लेते हैं नाइट्रोजन। आइए फटाफट ध्यान से नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से और उसको पढ़िए। तसल्ली से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसे अब तक बढ़ते आए हैं। नाइट्रोजन, पहली बात नाइट्रोजन के बारे में, पहली बात, खोजकर्ता डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। अब आपको दिक्कत नहीं हो रही कि रदरफोर्ड कौन थे। रदरफोर्ड कौन थे आपको ये दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि रदरफोर्ड जो थे वो आपने पहले भी पढ़े थे कि उन्होंने वहां वो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो आपका सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना। हाँ शिवांग कुमार, हो जाएगी 10-12 दिन में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है, चिंता मत करो। चलिए ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई, रदरफोर्ड। दूसरी बात, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% मिलती। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% मिलती है। गैस सेकंड, सेकंड टेस्ट, अबेंड गैस इन एटमोस कितने परसेंट मिलती है? 78% मिलती है। एक बात होगी। दूसरी बात ये होती है कि भूपर्पटी में, भूपर्पटी में सर्वाधिक मिलती, भूपर्पटी में सर्वाधिक कितनी? 46.6%। 46.6%, 46.6%। क्या कहेंगे? मैक्सिमम इन क्रस्ट कितना मिल रहा है? 46.6% मिल रहा है नाइट्रोजन। दूसरी बात, खास बात क्या है? खास बात इसकी क्या है कि कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रिया, ये भूप्रॉपर्टी समझते हो ना? भूप्रॉपर्टी का मतलब होता है, ये आपकी अर्थ है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक इसकी एक लेयर होती है, एक ये लेयर होती है। इसको हम लोग ऊपर को सियाल बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, इसको नीफे बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला है ये वाला इसको हम लोग भूप्रॉपर्टी कहते हैं। ये ठीक ऐसा होता है, ये ठीक ऐसा होता है जैसे संतरे का छिलका, जैसे संतरे का छिलका। इसको हम भूपर्पटी क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट में जो सर्वाधिक मात्रा में मिल रहा है वो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। क्रस्ट बताया, मोहित भाई बताया क्रस्ट, ठीक है। ऐसे तो कम अभिक्रियाशील है। भूपर्पटी, भू की पपड़ी, भूपर्पटी मतलब भू की पपड़ी, परपटी पपड़ी कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील, लेस रिएक्टिव। और क्योंकि कम अभिक्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसका प्रयोग
इसीलिए इसका प्रयोग नाइट्रोजन 1 है या 2। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78, ये वायुमंडल में है। वायुमंडल में दूसरी दूसरी लिखना है बस, जहां दूसरी है ना, तो 78% ये हो गई ना, तो सर्वाधिक मात्रा हो गई। तो ये तो सेकंड नहीं, पहली मात्रा में मिलती, मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर, मैक्सिमम। मुझे लगा हम ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम गैस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, सही पूछा। किसी ने पूछा था ऊपर, किसी ने पूछा था, बच्चे ने, बहुत ठीक पूछा। ये तो ओमकार ने पूछा। थैंक यू भाई ओमकार। सर प्लीज इंग्लिश में भी लिखाया करिए। भाई इंग्लिश में लिखा, हाँ पूरा है, गलत लिख दिया था इसमें। ठीक। वायुमंडल में मैक्सिमम मिलती है कितनी, एटमॉस्फेयर में। भूपर्पटी में कितनी मिलती है, 46% मिलती है मैक्सिमम क्रस्ट में। कम अभिक्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है। जब लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसका प्रयोग चिप्स के पैकेट में करते हैं, फूड प्रिजर्व चिप्स पैकेट्स में। चिप्स पैकेट्स में, चिप्स पैकेट में करते हैं किसकी तरह, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, हिंदी में तो ठीक है, पहले से ठीक लिखा है, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। भूपर्पटी में 78% मिलती है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे चिप्स पैकेट में भरते हैं। कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे विद्युत के बल्ब में करते हैं। विद्युत बल्ब या विद्युत बल्ब में भरते हैं। फील्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्गन को भी भरा जाता है विद्युत बल्ब में, और नाइट्रोजन को भी भरा जाता है। आर्गन को भी भरा जाता है और नाइट्रोजन को भी भरा जाता है। अगली बात, इसका एक यौगिक है, बहुत सारे यौगिक है वैसे तो, लेकिन नाइट्रोजन का एक यौगिक NH4, जिसे अमोनिया कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। इसका प्रयोग, अमोनिया का प्रयोग हम उर्वरक बनाने में करते हैं, फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर में करते हैं। जब आप यूरिया देखते हैं, यूरिया, तो यूरिया में भी 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में भी 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया 40%। राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, उसे हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस, तो हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऐसा कहीं पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड किसका है, तो आप बता देंगे हंसाने वाली गैस है। राइटिंग में कोई राइटिंग ठीक है क्या, समझ में आ रही है क्या राइटिंग भाई? अगली बात, अगली बात,
नाइट्रोजन को लिक्विफाइड करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन को द्रवित करने के प्रयोग में जो तकनीक होती है उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। 46.6% होता है, उसको राउंड फिगर में 47 लिख देते हैं। इतनी छोटी बात को लेकर तनाव न ले। तो नाइट्रोजन को द्रवित करने के लिए प्रयोग की जाती है टेक्नोलॉजी यूज फॉर ऑफ क्रायो। एक बात आती है कि बुल स्पम को स्टोर करने के लिए, वीरिया को स्टोर करने के लिए, भंडारित करने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ बुल स्पम का प्रयोग करते हैं। बात हो गई। अगली बात, वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन को भरा जाता है। इसका कारण क्या है, 1 मिनट में बताते हैं। ऑल्सो फिल्ड इन एयरक्राफ्ट टायर्स। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप हवाई जहाज के टायरों में अगर आप ये नॉर्मल एयर भरते हैं, जैसे हम अपनी स्कूटी में भर लेते हैं, हिंदी में फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या है? वीरिया स्पम को बोलते हैं, ठीक है, स्पम। तो अगर हम ये नॉर्मल एयर भरते हैं उसमें, तो नॉर्मल एयर में क्या होता है, इसमें ह्यूमिडिटी भी होती है, वेपर होता है। जो वेपर होता है जैसे ये ऊपर जाएगा, हवा में ऊपर जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है। जब नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है, तो ये जो आपका हवा थी, जो नमी थी, हवा में जो नमी थी, वो नमी जम जाएगी। तो उस नमी का क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और अगर नमी का बर्फ बन जाएगा तो टायर के भीतर बर्फ जम गया, और अगर टायर के भीतर बर्फ जम गया तो इसका मतलब क्या होता है कि टायर के भीतर बर्फ जम जाने से टायर फट सकता है। ये सेकंड पार्ट जो यहां लिखा है भूपरपट्टी में सर्वाधिक ये ऑक्सीजन है भाई, ये ऑक्सीजन है। भूपरपट्टी में सर्वाधिक नहीं मिलता, भूपरपट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन का पार्ट है। इसको आप यहां से हटा दीजिए, थोड़ा सा
दिमाग में इससे पहले बैच में ऑक्सीजन पढ़ाया है तो वो सब चल रहा है। इसको आप हटा दीजिए प्लीज, इसको यहां से हटा दीजिए। इसके लिए माफी चाहते हैं। ये आप यहां से जो भूप्रपटी वाला लिखा है इसको आप हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे। हाँ पारुल, आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले वाले बैच में पढ़ाने की वजह से ये ऑक्सीजन यहां आ गया। अच्छा, यही बोल रहे थे आप भी। हाँ हाँ। अब मैं, नहीं सेकंड नंबर पे भी नहीं होता। सेकंड नंबर पे नहीं होता, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है। वो लगातार कई बैच चल रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा ये हो जाता है। ठीक है, माफ कीजिए, इसको एक बार हटा दीजिएगा। तो ठीक किया आपने बात याद दिला। तो कोई बच्चा कह रहा है मैंने याद कर लिया अब। ठीक है। तो वायुयान में प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, टायरों में प्रयोग करते हैं, वायुयान में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन से आगे चलेंगे, नाइट्रोजन से आगे चलेंगे तो यहां मिलेगा आपको फॉस्फोरस पे चलते हैं। फॉस्फोरस लिखे दूसरा। फॉस्फोरस। जब फास्फोरस की बात करते हैं तो इसका जो अयस्क है, इसका जो अयस्क है इसका जो अयस्क है उसे फास्फोराइट कहते हैं। इसका जो अयस्क है जिसे और बोलते हैं वो फास्फोराइट है। फास्फोराइट है। फास्फोराइट है। एक बात तो ये होगी फास्फोरस के बारे में। फिर ये जो फास्फोरस होता है ये कई अपरूप में मिलता है। अपरूप का मतलब होता है एलोट्रोप्स, मतलब इसके कई चेहरे हो सकते हैं, ये कई रूपों में मिल सकता है, इसके कई चेहरे हो सकते हैं। ठीक है। इसमें एक होता है आपका श्वेत। ये पहले रेड फास्फोरस लें, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस कहते हैं। ये जो रेड फास्फोरस होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो माचिस उद्योग में करते हैं। माचिस के जो आगे लगी होती है ना वो फास्फोरस लगा होता है। मैच स्टिक इंडस्ट्री, मैच स्टिक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग करते हैं। कौन से का? रेड फास्फोरस। अगला अगर आप देखोगे तो आपको एक मिलेगा व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, ये जो व्हाइट फास्फोरस होगा, व्हाइट फास्फोरस होगा, ये विषैला होता है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फास्फोरस। फास्फोरस का हमने देखा अयस्क, मतलब किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है। जब हम अयस्क कहते हैं, अयस्क का मतलब होता है जिससे खनिज निकलता है उसे अयस्क कहते हैं। कई रूपों में मिलता है। इसका एक रूप है जिसका नाम रेड फास्फोरस का, दूसरा रूप है जिसे हम व्हाइट फास्फोरस कह रहे हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये थोड़ा सा विषैला होता है, विषैला होता है। और विषैला होने की वजह से इसका प्रयोग चूहा मारने की दवा में करते हैं। चूहा मारने की दवा में करते हैं। रेट पॉइजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आदमी व्हाइट फास्फोरस के संपर्क में आ जाए तो उसे एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है फोसजा रोग। फोसजा रोग। इसमें जबड़े की हड्डियां गल जाती हैं।
इसमें जबड़े की हड्डियां गल जाती। ठीक है, जॉ बोन्स, जबड़े की हड्डियां गल जाती हैं फोस्जा रोग में। व्हाइट फास्फोरस की एक खास बात और होती है। क्या होती है खास बात? खास बात ये होती है कि ये अंधेरे में चमकता है। ये अंधेरे में चमकता है। पूछा जाएगा, अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में चमकता है। व्हाइट फास्फोरस की एक बात ये होती है। तो व्हाइट फास्फोरस विषैला होता है, चूहा मारने के दवा में करते हैं। अगर ये तुम्हारा जबड़े तक संपर्क में आ जाए तो जबड़े के संपर्क में आने के बाद, जबड़े के संपर्क में आने के बाद ये फोस्जा रोग हो जाता है। फोस्जा रोग हो जाता है। अच्छा, इसका यूज हम पटाखों में भी करते हैं। इसका यूज हम पटाखों में, क्रैकर्स में भी करते हैं। क्रैकर्स में भी इसका यूज करते हैं। और उसकी खास बात क्या है व्हाइट फास्फोरस की? कि वायु से संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए इसे पानी में डुबा कर रखते हैं। जैसे किसी को केरोसिन में डुबा कर रखा था, जैसे आपने कहा कि इसे हम तारपीन के तेल में हम डुबा रहे थे, ऐसे ही इसे जलने लगता है, इसलिए इसे पानी में डुबो कर रखते हैं। डुबो कर रखते हैं, पानी में डुबो कर रखते हैं। यहां तक की बात हो गई क्लियर। यहां तक हमने कहा क्लियर। तो ये आपने दो अप्रूव देखे अभी तक। पहला तो आपने देखा इसका रेड फास्फोरस, और एक आपने देखा, जब अप्रूव कहते हैं तो इसी का कोई रूप, व्हाइट फास्फोरस। तीसरा लेकर चलते हैं जिसे हम कह रहे हैं ब्लैक फास्फोरस। अगर पूछे कि फास्फोरस का ऐसा कौन सा रूप है जो सबसे स्थायी अवस्था में मिलता है, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस कहेंगे। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप, सबसे स्थायी अपरूप, और स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस के बारे में बात हुई। फास्फोरस के बारे में सर पॉइंट गलत है। कौन सा पॉइंट गलत है? पानी में भी वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, कि इसे पानी में डुबोकर रखते हैं। एयर तो स्टोर्ड इन वाटर, स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है। एयर में रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन में आप समझ।
stored in water। आगे चलें। ब्लैक फास्फोरस हो गया। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक पर चलते हैं। वाइट फास्फोरस हुआ, अंधेरे में चमकता है, पटाखों में यूज करते हैं। अच्छा, फास्फोरस का यूज आप जो है आ, उर्वरक में कर सकते हैं। उर्वरक में कर सकते हैं। नहीं, येलो फास्फोरस को नहीं। ठीक है? ये बात हुई ब्लैक फास्फोरस की। फास्फोरस के बारे में कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व है। द एलिमेंट इन फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये नहीं होगा तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। के ना होने पर पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पत्ते पीले पड़ जाते हैं। गिव्स टर्न्स येलो। के ना होने पर पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ जाते हैं। फिर अगले, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और इन्हें बलवर्धक दवाइयों में भी प्रयोग करते हैं। फास्फोरस का, व्हाइट और ब्लू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाइट या ब्लैक की बात नहीं कर रहे। इस सारे पॉइंट फास्फोरस के बारे में है। सारे पॉइंट फास्फोरस के बारे में। यूज्ड इन स्ट्रेंथ टॉनिक्स, स्ट्रेंथ टॉनिक में इसका यूज करते हैं। फास्फोरस का यूज फर्टिलाइजर में भी किया जाता है। तो यहां देखा, फास्फोरस को यहां देख रहे थे आप कि आपने कहा सर फास्फोराइट है। रेड फास्फोरस होता है, माचिस उद्योग में यूज करते हैं। व्हाइट फास्फोरस होता है, चूहा मारने की दवा में यूज करते हैं। अगर ये संपर्क में आता है, खाने के संपर्क में आता है, तो इससे फोशजा रोग हो जाता है। अंधेरे में चमकता है, पटाखों में इसका यूज करते हैं। और वायु के संपर्क में ये आने पर जलने लगता है, तो इसको पानी में डुबा कर रखते हैं। फिर अगली बात है ब्लैक फास्फोरस है। सबसे ज्यादा स्टेबल अपरूप अगर है फास्फोरस का तो वो ब्लैक फास्फोरस है। फिर यहां से आगे चलेंगे तो फास्फोरस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक इंग्रेडिएंट के रूप में जो यूज करता है फास्फोरस है। ये नहीं होगा तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पत्ते पीले पड़ने का मतलब होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस एक तरीके से एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको तब्दील करते हैं। केमिकल जो रिएक्शन होती है
स्ट्रेंथ जो बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती है, टॉनिक होता है, उसमें भी फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ से आगे चले तो यहाँ क्या पढ़े, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। अब आएंगे हम लोग ऐश्वर्या। आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है एक विषैला विषैला तत्व है। आर्सेनिक एक प्रकार का विषैला तत्व है। विषैला तत्व, टॉक्सिक एलिमेंट। ग्राउंड वाटर को भी विषैला कर देता है अगर पानी में मिल जाता है। होम जल, होम जल को विषैला कर देता है। कैन इंक्रीज टॉक्सिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर आप इंडस्ट्री के आसपास देखेंगे तो आर्सेनिक मिलता है। इसीलिए अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में हमें बोरिंग करने पर रोक है। बोरिंग करने पर रोक है, उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो दिल्ली है वो आपकी अरावली पर बसी हुई है, अरावली पर है। अगर दिल्ली अरावली पर है तो उसको खोदना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे जो है ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जाकर मिलेगा। ग्रेनाइट की इस तरह की चट्टानें मिलती हैं। दूसरा कारण ये है कि उसके जो भौमजल है, नीचे की जगहों पर जो भौमजल है, क्योंकि यमुना वहां से बहती है, यमुना वहां से बहती है, तो यमुना ऊपर से पंजाब के क्षेत्रों से आ रही है बहते हुए, और पंजाब में इतनी सारी कपड़े वाली इंडस्ट्री है, वहां से आर्सेनिक निकलता है। वो आर्सेनिक यमुना में जाता है, यमुना से बहते बहते वो चला जाता है नीचे जमीन में। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो, और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से पानी जो है वो विषैला हो जाता है, विषैला हो जाता है। ये बात हुई आर्सेनिक के बारे में। पहले जमाने में आर्सेनिक को शुद्ध करके उसे आंख का काजल बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। जैसे उसको अरेबिक काजल भी कहा जाता था उस समय पे। तो ये नाम प्रचलित होता चला आ रहा है आज भी कि चलिए, ये बात हो गई। एक बात लिख लेनी है, इसका प्रयोग कांच बनाने में। अगला लेते हैं, आर्सेनिक के बाद नाना पाटेकर और ऐश्वर्या। सब, सब जो शब्द आया है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है स्टीबियम। शब्द आया है स्टीबियम से, लेकिन वैसे इसको बोलते हैं एंटीमनी। एंटीमनी, ये जो एंटीमनी है इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है आपका कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य प्रसाधन में। इसीलिए जो ये अपना लिपाई पुताई का जितना भी समाधान आता है, इसको कई सारी चीजें रजिस्टर्ड हैं और कई सारी चीजें रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो कई सारी चीजें रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें ये जो एंटीमनी है ये एक अनुपात से ज्यादा मिला दिया जाता है, और अनुपात से ज्यादा मिला दिया जाता है तो इसके प्रभाव विपरीत, जो इसके प्रभाव हैं आने की संभावना रहती है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो टेस्ट करके इसको कि भाई किस किस रेशियो में एंटीमनी को मिलाया जाए, किस रेशियो में ना मिलाए, उस आधार पर अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। जो उतनी वेरीफाइड कंपनीज नहीं है वो उतने उस तरीके के रासायनिक जो कंपोजिशन है उसको नहीं समझती है, और रासायनिक कंपोजिशन को नहीं समझती है तो उसका रेशियो जो होता है वो रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार बालक बालिकाओं को समस्याएं आ सकती हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन में एंटीमनी का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग। और ये एक प्रकार की चमकदार धातु,  . 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
बस इतना ही पूछेगा, वैसे तो यही पूछेगा केवल। चलिए, आर्सेनिक हुआ, सब बिस्मत, बिस्मत को आपको पढ़ना नहीं है, कोई खास सवाल पढ़ता नहीं बिस्मत से, इसको आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ये हुआ इसके बारे में। कुछ बच्चों को केवल कमेंट से मतलब है। पढ़ लो मेरे भाइयों, पढ़ लो, एक बार जीवन मिला है, ढंग से पढ़ लो। जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई का काम है, पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देना चाहिए, है ना। मेरा पढ़ाने का काम है, आपका पढ़ने का काम है। चलिए अगला ग्रुप लेकर चलते हैं, और अगला जो ग्रुप है वो हमारा चलेगा ग्रुप 16। ग्रुप 16 है। मेरी कोशिश ये है आपको पढ़ाने की कि हम जो आ, अच्छा ठीक है, साइड हो जाएंगे। हम जो अलग अलग जगह पर पॉइंट याद करते हैं ना, अलग अलग जगह पर पॉइंट याद करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें याद करने में तकलीफ आती है। कोई सब भूल गए, कोई नहीं भूले। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर कोई बन जाए, तो स्ट्रक्चर तरीके से हम फैक्ट को पिरो सकते हैं। दरअसल माला में बीजों की तरह फैक्ट होते हैं, तो अगर कोई धागा मिल जाता है, वो धागा मैंने या हमने पीरियोडिक टेबल का बनाया है, और उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम अलग अलग फैक्ट को उसमें पिरोते जा रहे हैं, पिरोते जा रहे हैं। ठीक है। आर्सेनिक का जो रासायनिक नाम है, जो उसका रासायनिक नाम है, वो स्टीबियम है, लेकिन उसे आर्सेनिक कहते हैं। ठीक है। चलिए ग्रुप 16 पर चलते हैं, और ग्रुप 16 में उस से सेलेनियम टी ओ, ये हमारा है उससे टीपो। ठीक है। द्रवित का मतलब होता है लिक्विड हो जाना, किसी चीज को लिक्विड में बदल देना द्रवित होता है। चलिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कैलेनियम, कैलेरियम, पोलोनियम, ये हमारा 16th ग्रुप है। नहीं, बिस्मथ के बारे में कुछ नहीं, बिस्मथ के पढ़ना चाहो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन कोई ज़रूरत खास नहीं रहेगी। जिसको छोड़ता हूँ बस उसी पे ध्यान पहुंचा, पर ये नहीं पढ़ा। कुछ ऐसा है इसमें ज़रूर जो खास है और आप हमें नहीं बता, कुछ ऐसा ज़रूर है इसमें। कम से कम 10 से 15 बार ये बात बता चुका हूँ कि कार्बन ग्रुप के बारे में हम लोग 2 क्लासेस अलग से लेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। फिर भी बच्चों क्यों परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ऑक्सीजन पर आते हैं। वो फैक्ट यहां लिखना था जो हमने वहां लिख दिया था। दरअसल ऑक्सीजन के बारे में एक खास बात ये आएगी कि पहले इसकी जो खोज आएगी वो सीले ने की थी। देखिए ध्यान से, एक बार इसे बना लेता हूं। अगर आप एसएससी के सवालों की बात करें, तो एसएससी के सवालों के हिसाब से, एसएससी के सवालों के हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है आपका। या फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन आएगा वो आपका ईंधन का आएगा, वहां से सवाल आएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि इसको एक वाइडर रूप दें ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। कोई बात नहीं बच्चे, बच्चों का तो काम ही होता है कहना सुनना, उसमें कोई फर्क नहीं है। डिस्कवर्ड बाय,
अपना अपना काम करना है सबको। प्रिस्टले एंड टिले 1772 में पर एक बात तो ये हो। दूसरी बात क्या होती है इसके बारे में कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अगर देखोगे, ये यहां आया था वो पॉइंट, वो जो मैंने वहां लिखा था ना, वो 21% है। 21% है, ठीक है। और जो 21% है ये सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि पहले नंबर पर नाइट्रोजन है जो कि 78% है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन है जो कि 78%। हाँ कराएंगे भाई का। 78% जो सेकंड नंबर पर। लेकिन ये पॉइंट यहां हमें ऐसे लिखना था कि क्रस्ट में अगर देखोगे, भूपर्पटी में अगर देखोगे, तो क्रस्ट में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, जो 46.6%, जो वहां लिखा था ना हमने, वो यहां हमें लिखना था। 46.6% है और ये मैक्सिमम है। तो अगर पूछे कि क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में एलिमेंट कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको मैं पहले भी कई जगह लिखवा चुका हूं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सिलिका है, सिलिका है, और उसके बाद एल्यूमिनियम है। ये ऐसे बनता है। ये 46.6% है, जिसको अभी एक बच्चा कह रहा था, और ये लगभग 27% है, और ये जो लगभग है ये 8.1%। ये हमारा भूपर्पटी में पाए जाने वाले इनका क्रम है, क्रम है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई। चलिए लिखते हैं इसी। ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन का बेस है। पीछे कई बार बता चुका हूं क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का नहीं, शीशा और कांच अलग अलग होता है। हाँ, शीशा और कांच अलग अलग होता है। चलिए आगे लिखें। तो रेस्पिरेशन में प्राकृतिक श्वसन का आधार है। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो एक बात तो ये हो गई। बेस ऑफ नेचुरल रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन कैसे होता है? ये फेफड़ा है, फेफड़े के नीचे एक आपका जो है एक यहाँ पेशी होती है, एक मसल होती है, डायफ्राम जिसको बोलते हैं। ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपके फेफड़ों का एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है। उससे सांस बाहर भीतर होती रहती है। तो भीतर का प्रेशर कम होता है, ऐसे करके चलेगा। फिजिक्स में देखते हैं उसको। तो प्राकृतिक श्वसन का आधार है। और अगर आप इसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कहेंगे तो भी आप हीलियम के साथ मिलाकर ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो कृत्रिम श्वसन में हीलियम तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एंड ऑक्सीजन are used in artificial respiration। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आग जलाने में सहायक होता है। आग किसकी वजह से चलती है? तो ऑक्सीजन की वजह से आग जलती है।
आग जलाने में सहायक, आग जलाने में सहायक। ठीक है। किसकी वजह से जलती है? आग किसकी वजह से जलती है? अगर ऑक्सीजन हो तो आग जलती है, ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल जाती है। ये बात भी एंटोनियो लेवोजियर ने पहली बार बताई थी कि जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की वजह से जलती है। तो यहां हम लोग ऑक्सीजन पे अपनी बात को रोक लेंगे और यहां से आगे फिर जो है कल चलेंगे। और तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। हाँ, लिक्विफाइड नाइट्रोजन का यूज रॉकेट के ईंधन में करते हैं। सर ये एसएससी का एक सवाल है जिसको हम नोट्स में लिख लेते हैं। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में करते हैं। लिक्विफाइड ऑक्सीजन यूज इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में की। लिख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। आप लिख चुके हैं अगर। लिक्विड ऑक्सीजन का मतलब है कि गैस को जब हम इतने टेम्परेचर पे उसका कम करें तो वो लिक्विड बन जाती है। गैस को और कम टेम्परेचर दें, और कम टेम्परेचर दें। राइटिंग समझ नहीं आ रही है, आयुष भाई कह रहे हैं। भाई कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बता दो, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ आयुष भाई। सबका मैसेज देख रहा हूँ। ये सब कोल्ड नाइट्रोजन क्या कह रहे हो समझ? कृत्रिम श्वसन क्या होता है? सिलेंडर, सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर में, ऑक्सीजन के सिलेंडर में जब हम अपने खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं, बाहर से मशीन हमें सांस दे रही है, बाहर से हमें मशीन सांस दे रही है। हाँ सर्वेश, तैयारी। मैं अभी तैयारी नहीं करता हूँ भाई। ठीक है। कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, चलिए फिर आप पढ़िए। कल फिर मिलते हैं और कल फिर मिलके हम इसको आगे जो आपका पी ब्लॉक है इसको ख़त्म करेंगे। और इस पी ब्लॉक को ख़त्म करने के बाद लोग डी ब्लॉक देखेंगे। और जैसे ही डी ब्लॉक हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग धातु अधातु पढ़ेंगे। और धातु अधातु पढ़ने के बाद, धातु अधातु पढ़ने के बाद हम लोग आपका अमल क्षार पढ़ेंगे। और अमल क्षार पढ़ने के बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकलते हुए कुछ मिश्र धातुओं को पढ़ेंगे। और मिश्र धातु एलॉय पढ़ने के बाद एलॉय पढ़ने के बाद हम फिर कार्बन के यौगिक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। जमी हुई नाइट्रोजन का मतलब है कि नाइट्रोजन को लिक्विफाइड करते हैं। लिक्विफाइड करने का मतलब है कि उसको कम टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर ज़्यादा देते हैं। तो वो जो वाष्प है, वो जो वेपर है, वो वेपर फिर लिक्विड में तब्दील होने लगे। जैसे हम अपना, ये होता है ना हमारा जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम परफ्यूम को भरने में भी जो है इसी का प्रयोग करते हैं तकनीक। पहले इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद पीवाईक्यू कराएंगे। पहले इसको पढ़ाने के बाद फिर पीवाईक्यू कराएंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए नमस्ते। खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए।
खुश रहिए, खूब खुश रहिए।